नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो अभी तक हमने 16 प्रश्न कर लिए हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल से। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण, इस काल का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है और इसका समय 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह कथन किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। उक्त कथन महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहाकोश एवं चर्यापद आदि दो भागों में प्राप्त हैं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं वेद, उपनिषद, यज्ञ का आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति गुरु द्वारा संभव आदि। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। प्रश्न 18वां है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्यिक कोटि से अलग करने की बात की गई है। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्यिक क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। 19वां प्रश्न है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो विषयक उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए, एक अप्रामाणिक मानने वाले, प्रामाणिक मानने वाले और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा।